ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे लोकसभा आपको लिए चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपनी बातों को रख रहे हैं। विकास तो अब आकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल तक उसको घर नहीं दिया, उसको पानी नहीं दिया, इसके लिए स्कूल नहीं बनी, मोबाइल टावर नहीं पहुंचने दिए, बैंक की फैसिलिटी नहीं पहुंचने दी, और अब आप हिसाब मांग रहे हो। अरे भाई, जग थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन है। मान्यवर, मैं पूरा बताऊंगा। मान्यवर, 12 राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश के 3 जिले, ये पूरा रेड कॉरिडोर बनाकर रखा और वहां कानून का शासन समाप्त कर दिया। 12 करोड़ लोग गरीबी के अंदर सालों तक जीते रहे, किसी ने चिंता नहीं की। हजारों युवाओं की मृत्यु हुई। एक एनजीओ की अगर मान ले तो इधर और साइड से 20,000 युवा मारे गए। कई पूरा जीवन दिव्यांग बन गए, अपाहिज बन गए, नर्क का जीवन जी रहे हैं और उनके तक विकास भी नहीं पहुंचा। मान्यवर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या इस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत ने क्षीर नीर कर इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए, या अपने गढ़े गढ़ाई थियोरी लेकर घूमते रहना चाहिए? मैं बाद में बताता हूं कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया, ये वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला। मान्यवर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के सामने स्वीकारा था कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में भी देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या हथियारी माओवादी, मगर कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, 2014 में परिवर्तन हुआ और मोदी जी के शासन के अंदर कई सारी वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण हुआ। धारा 370 हट गई, 35A हट गई, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है, जीएसटी इस देश में आज वास्तविकता बनकर रहा है, सीएए का कानून आ गया है, विधायी मंडलों में मातृशक्ति को 33% आरक्षण दिया गया है। कई सारे बड़े काम जो आजादी के वक्त से इस देश की जनता चाहती थी कि कभी ना कभी हो, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में हुए और अब ये नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर ही हो रही है। ये 12 साल एक प्रकार के देश के लिए बहुत शुभंकर साबित हुए। देश को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए, देश के युवाओं के लिए नई शिक्षा पद्धति लाने के लिए, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, इस देश के मूलों से न जुड़ी हुई पॉलिसियों को दरकिनार करने के लिए ये 12 साल में बहुत कुछ हुआ है। मगर मैं मानता हूं, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी इसका रेटिंग करना चाहेगा कि ये सारी चीजों से सबसे बड़ा फायदा किस फैसले और किस सिद्धि से हुआ है, तो निसंकोच वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नक्सल मुक्त भारत को नंबर 1 पर रखने से जरा भी नहीं। मान्यवर,
ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो दुनिया में कई रिकॉर्ड है, बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं। मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। और आज मैं फिर से एक बार इस चर्चा की शुरुआत में जो हजारों युवा मारे गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान कर दिया, वो सभी को मन पूर्वक पूरे सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर उसको एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मान्यवर, जो विचारधारा है इसका विकास से कोई लेन देन नहीं, विकास के मांग से भी कोई लेन देन नहीं। ये विचारधारा कौन सी है? क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है? जब हम आजाद हुए हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय हो, विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है? कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये इनका ध्रुव वाक्य है। और वहां सत्ता शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विकास के लिए नहीं है, अपने आइडियोलॉजी के अस्तित्व के लिए है, अपने आइडियोलॉजी के विचार विजय के लिए है। और आइडियोलॉजी को भोले भाले आदिवासियों में स्प्रेड कर कर सत्ता हासिल करने के लिए। यहां कोई विकास की बात नहीं है, इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। यहां ढेर सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता, मैं सुन रहा था 3 घंटे से कह रहे हैं कि अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई, लड़ने का तरीका क्या है? हम अंग्रेजों के शासन में नहीं रह रहे हैं। कुछ लोगों ने भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से कंपैरिजन कर दिया। क्या हिमाकत कर रहे हैं? शहीद भगत सिंह और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों के सामने लड़े, वो संविधान तोड़कर हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों लोगों के साथ आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं? मान्यवर, राजनीतिक स्वार्थ से ऐसे विषयों में ऊपर उठ जाना चाहिए। यही विचारधारा कहती है दीर्घकालीन युद्ध ही हमारी विचारधारा को फैला सकता है। उनको अपनों का भी खून बहाने से कोई परहेज नहीं। और उनके आदर्श देखिए साहब, 10,000 साल के हमारे उपलब्ध इतिहास में कितने आइडियल आदर्श पुरुष, स्त्री, युवा हुए, एक बहुत बड़ा लिस्ट बन सकता है। इन्होंने तिलका मांझी को अपना आइडियल नहीं समझा, भगवान बिरसा मुंडा, भगत सिंह जी या सुभाष बाबू को अपना आइडियल नहीं समझा। इन्होंने आदर्श किसको कहा? माओ को कहा। चीन का ये आदर्श तय करने में भी फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। मान्यवर, बस्तर का सिलेक्शन क्यों हुआ? एक कार्यक्रम था भारत मंडपम में, बस्तर क्षेत्र से जो अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे थे ऐसे युवाओं के साथ मेरा इंटरेक्शन था। तो मेरे नाश्ते के टेबल पर एक बच्ची बैठी थी। उसने कहा कि साहब, आप बता सकते हैं कि माओवादियों ने, नक्सलाइटों ने
हमारे बस्तर को ही क्यों चुना? मान्यवर, इस विषय को मैं जरा डिटेल बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 47 में जब हम आजाद हुए, संसाधन बहुत कम थे। एक लंबी गुलामी के कालखंड को समाप्त कर कर हम आजाद हुए थे। देश के अंदर विकास का नामो निशान नहीं था। दशकों तक, लगभग 2 सदी तक इस देश को गुलामी में लूटा गया। जब नया राज्य बना तो राज्य की पहुंच कुछ क्षेत्रों में सीमित रह गई थी ही नहीं, बढ़ानी थी। ये तो समय जाते जाते बढ़ेगी। और मान्यवर, क्योंकि संसाधन कम थे, रेवेन्यू कम थी, तो विकास भी परकोलेट होते होते हर क्षेत्र में एक साथ नहीं पहुंचता है। अगर रोड बनाने तो पूरे देश के एक साथ नहीं होते। अगर बिजली पहुंचानी है तो पूरे देश में एक साथ नहीं पहुंच सकती। तो दूर दराज के क्षेत्रों तक स्टेट की पहुंच की कैपेसिटी सीमित, वहां पर विकास नहीं पहुंचा था। राज्य का इकबाल, स्टेट का इकबाल वहां बुलंद नहीं हुआ था। अब ये कह रहे कि अत्याचार के खिलाफ, भाई अगर स्टेट पहुंचा ही नहीं था, सुनियोजित भेदभाव का वातावरण ही नहीं था, तो वहां अत्याचार कैसे हो गए? मान्यवर, एक कहानी गढ़ी जा रही है। सच्चाई ये है कि इन्होंने पूरे रेड कॉरिडोर को इसलिए चुना था क्योंकि वहां स्टेट की पहुंच कम थी। इसलिए भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर इनके हाथ में हथियारें पकड़ाई। मैं कुछ दृश्य बाद में आपको बताऊंगा। मुझे एक बात